कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारे साथ जो फ्रेम में हैं इनसे हलसी प्रखंड के जो लोग हैं वो वाकिफ होंगे और ये लगातार हलसी प्रखंड में लोगों को सेवा दे रहे हैं। लेकिन आज जो है ये खुशी का पल है, ये बीपीएससी के एपीओ पद पर, बीपीएससी क्वालिफाई कर एपीओ के पद पर चयनित हुए हैं। हमारे साथ है सर, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम कुणाल सत्यपाल रेड्डी है। सर सबसे पहले तो आपके सफलता के लिए आपको हमारी टीम की ओर से हार्दिक बधाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर किस प्रकार से आप पहले से भी कार्यरत थे और लगातार प्रखंड में कार्य कर रहे थे? हम लोग भी देख रहे थे, लगातार आप प्रखंड आते हैं, सभी कार्यों को अपने देखरेख से अच्छी तरीके से करवाते हैं और इतना कार्य करने के बाद भी बीपीएससी जैसे एग्जाम में सफलता पाकर एपीओ के पद पर चयनित हुए हैं। देखिए सर, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए। सर्वप्रथम एक ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है तो कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो आपको उस मुकाम को हासिल करने से रोक पाएगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जैसा कि आपसे तो पहले से ही परिचित हैं और आप हमेशा ब्लॉक में आते थे, तो ब्लॉक में जब मैं कार्य कर रहा था तो तमाम बाधाएं आती थी पढ़ाई के दौरान। तो मैं 10 से 5 अपना जो भी सर्विस है उसको अच्छी तरह से अपने कामों का निपटारा करता था, और 5 बजे के बाद 7 से लेकर के 12-1 बजे तक मैं अपना पढ़ाई किया करता था। उसके बाद मॉर्निंग में भी एक तय समय में 5 बजे से 6 बजे तक उठ जाते थे, और उसके बाद 6 से 9 तक अपना तैयारी करते थे। फिर उसके बाद अपने दैनिक दिनचर्या में जो अपना जॉब है उसमें कार्य करते थे। सर किस प्रकार से जैसे जॉब करते हुए और भी इसकी तैयारियां किए हैं, और इस दौरान क्या कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, और आपका जो प्रारंभिक शिक्षा था वो कहाँ से शुरू हुआ है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा, जैसे कि हम जमुई ज़िला का अलीगंज गांव के निवासी हैं, और हमारी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और वहीं के उच्च विद्यालय से हुआ। और उच्च शिक्षा के लिए हमने रांची विश्वविद्यालय से, मारवाड़ी कॉलेज से अपनी सारी पढ़ाई पूरी की, और लॉ पटना यूनिवर्सिटी, पटना लॉ कॉलेज से किया। जैसा कि हमारा भी परिवेश बहुत अच्छा नहीं था, हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो उसके बाद जब हम इस सर्विस में आए तो इस सर्विस में रहते हुए हम अपनी शिक्षा को जारी रख रहे थे और अपनी तैयारी को कर रहे थे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि 10 से 5 कोई भी सरकारी सेवक का जॉब होता है, तो मैं भी 10 से 5 अपने ऑफिस में तल्लीन रहता था, ऑफिस के प्रति हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहा, हर आयोजन में भाग लेता था और हर कार्य को करता था। और 5 बजे के बाद और 10 बजे के पहले जो समय बचता था उसका हम मोबाइल देखने में या फिर अन्य चीज़ों में उपयोग ना करके अपने पढ़ाई के प्रति सदुपयोग किया, और यही मेरी सफलता का। सर इतना काम करने के बाद लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, और काफ़ी तरह का जब क्षेत्र में काम करते हैं तो मानसिक रूप से भी लोग कहीं कहीं ऐसा कुछ कार्य हो जाता है तो प्रताड़ित हो जाते हैं और मानसिक रूप से भी टेंशन में रहते हैं। और ऐसे में आप 5 बजे के बाद जो पढ़ाई करते थे, तो क्या ऐसा नहीं लगता था कि है ही जॉब है ही, फिर भी तैयारी कर रहे हैं? अमन जी, आपका यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कभी कभी ऐसा लगता था, मन में आती थी कि जब हम खुद अभी एक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन जो हमको इससे बांधे रखता था, जो मेरा सब्र को और मेरा दृढ़ निश्चय था उसको टूटने नहीं देता था, वह एकमात्र यह चीज़ थी कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। बचपन में ही पिताजी का देहांत हो गया था, तो मेरे चाचा जी का हमेशा कहना था कि नहीं, हम तुमको एक अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का भी ये था कि हमारा जो बेटा बने वो गजिस्ट्रेड अधिकारी बने, क्योंकि अभी जिस पद पर हम कार्यरत हैं वो एक गजिस्ट्रेड अधिकारी का पद नहीं है। तो गजिस्ट्रेड ऑफिसर का पद पाने के लिए ही वही इच्छा शक्ति हमें बनी रही, और हमने दृढ़ निश्चय के बल पर तमाम बाधाओं को दूर करके, तमाम बाधाओं से पार पाते हुए इस सफलता को अर्जित किया। सर जो आप जिस पद पर चयनित हुए हैं, और इसका काम क्या होता है क्षेत्र में, जो जिस तरह से अभी काम पहले से कर रहे थे तो इससे डिफ़िकल्ट होगा, और क्या कुछ इसमें जो कार्य होते हैं वो करना होता है? देखिए, जिस पद पर अभी हम कार्यरत हैं और जो एपीओ में मेरा चयन हुआ है, दोनों का काम अलग अलग है। अभी जो कार्य कर रहे हैं वो जनता तक पहुंच करके उनकी समस्या से अवगत होकर के उसका निदान करने का कार्य था, जबकि अभी जो कार्य है, जो भी समाज में अपराध करते हैं अपराधी, उन अपराधी के विरुद्ध जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है तो उन अपराधी के विरुद्ध अभियोजन सिद्ध करते हुए उसको सलाखों के पीछे ले जाना ही
मेरा कर्तव्य है और पीड़िता को न्याय दिलाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जो भी समाज में अपराध हो रहे हैं, जो अपराधी है वो बचना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जब किसी भी अपराधी के द्वारा अपराध किया जाता है तो उससे हानि उस पीड़िता को होती है जिसके विरुद्ध अपराध किया जाता है। तो उस पीड़िता को न्याय दिलाने का काम राज्य सरकार का होता है और राज्य सरकार अपने अभियोजन को सिद्ध करने के लिए सहायक लोक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति करती है ताकि अपराधी के विरुद्ध अभियोजन सिद्ध करके उसे अपराध का जो दंड है उसे दिया जा सके और पीड़िता को न्याय दिया जा सके। जिस प्रकार से आज के युवा जो पढ़ने वाले हैं, आप तो जॉब कर रहे थे, उसके बाद भी परीक्षा क्वालिफाई किए, एपीओ के पद पे चयनित हुए, जो युवा अभी पढ़ाई कर रहे हैं और या फिर जो ऐसे युवा हैं जो एपीओ का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज का कोई भी युवा हो या बेसिकली जो एपीओ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए एक स्पष्ट मेरा संदेश यही है कि जब आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले उस लक्ष्य का एक रूपरेखा बनाइए कि उसमें कौन कौन से विषय से, कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका सिलसिलेवार ढंग से आप अध्ययन करें और एक दृढ़ निश्चय बना लें कि इस परीक्षा में हम सफल कैसे होंगे। तो इसके लिए मार्गदर्शन के लिए अब तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ से नेट हैं, ऑनलाइन पढ़ाई है, जहाँ से आप शिक्षा प्राप्त करके अपना एक एम निर्धारित करके सतत अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रह करके सफलता को अर्जित कर सकते हैं। और इन सबों में किसी भी बच्चों को एक ही चीज़ बांध करके रखा जा सकता है और कोई भी बच्चा तभी सफल हो पाएगा जब उसके पास दृढ़ निश्चय रहे और अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और खुद अपने प्रति करने का एक जज्बा रहे। आपका जो तैयारी था उसमें यूट्यूब और फ़ोन का कितना योगदान है? कहा जाता है कि कोई भी जो एक अच्छा तैयारी करता है उसे फ़ोन से दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में मैं इसको सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं जो अपनी पढ़ाई किया तो एक ऑनलाइन के माध्यम से हमारे एक सर हैं राजेश कुमार आश्री, जो पटना में आनंदम जुडिशियल क्लास चलाते हैं। तो चूँकि मैं जॉब में था तो मैं वहाँ जाकर पढ़ाई कर नहीं सकता था, एक तरफ जॉब भी देखना था, दूसरी तरफ पढ़ाई भी करना था। तो उन्हीं के द्वारा जो पढ़ाते थे तो ऑनलाइन में मोबाइल में ही देख करके अपनी पढ़ाई पूरी किया और अपने जो भी सब्जेक्ट थे उनको बुक से, बेयर से और सर के द्वारा जो बताया जाता था उससे तैयारी करके अंतिम मुकाम तक पहुँचा हूँ। किस प्रकार से सर आप तैयारी कर रहे थे? जो युवा भी पढ़ाई कर रहे हैं या एपीओ की तैयारी कर रहे थे, तो उनको किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए कि वो भी सफल हो सके? देखिए, कोई भी एपीओ का जो कैंडिडेट है या किसी भी सिविल सर्विस का कैंडिडेट है तो सर्वप्रथम उसको अपना जैसा कि इसमें पीटी मेंस इंटरव्यू होता है, तो तीनों एग्ज़ाम अलग अलग टाइप के हैं। जो पीटी होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मार्क्स कंपटीशन में ऐड नहीं होता है। पीटी करने के बाद जो मेंस की तैयारी होती है तो लगभग विद्यार्थी शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि किसी तरह कोई मटेरियल मिल जाए उसी को हम पढ़ करके पास कर जाएंगे, लेकिन मैं इसको एक गलत तरीका मानता हूँ। गलत तरीका इसलिए मानता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे मजिस्ट्रेट का दे रहे हैं, एपीओ का दे रहे हैं या अन्य सिविल सर्विस सेवा का दे रहे हैं, तो उसके लिए जो बेसिक बुक रिक्वायर्ड की गई है तो उस बेसिक बुक का अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद उसका छोटा छोटा नोट्स बना लें, ताकि जब रिवीजन आपका मेंस का टाइम में रहे तो आप उसका रिवीजन कर सकें। और रिवीजन करने के बाद अच्छे से आंसर राइटिंग करने के बाद मेंस की परीक्षा पास करने के बाद तीसरा चरण आता है इंटरव्यू। किसी भी परीक्षा का जो साक्षात्कार का चरण है वो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनालिटी की टेस्ट होती है और पर्सनालिटी की जो टेस्ट होती है तो वो ओवरऑल होता है कि आप पर विषय पर आपकी कितनी पकड़ है, आपका बैठने का तरीका क्या है, बात करने का तरीका क्या है, लोगों से कैसे आप बात करते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े अधिकारी बन करके समाज में जाएंगे तो यदि आपका नेचर ही उस ढंग का नहीं रहेगा या आपका व्यवहार वैसा नहीं रहेगा तो आप समाज में क्या संदेश देंगे। इसी के लिए अच्छे से तैयारी करते हुए हमने इन तीनों चरण को पास किया और सफलता को अर्जित किया। सर, जो तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू में कैसा सवाल किया जाता है? क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में, जहन में तो रहता होगा कि इंटरव्यू में जाएंगे, तो आपके भी जहन में होगा कि जाएंगे तो क्या क्या सवाल किया जाएगा, वहाँ जो बैठे रहेंगे बोर्ड के लोग जो बैठे रहेंगे वो क्या कुछ सवाल पूछेंगे और किस प्रकार से इंटरव्यू का आप तैयारी किए थे? मेरा साक्षात्कार 6 अक्टूबर को था,
तो 6 अक्टूबर को जब इंटरव्यू मेरा बीपीएससी कार्यालय में था, उससे पहले मैं बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं क्या पूछे जाएंगे, क्या जिसका सवाल हम जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब इंटरव्यू बोर्ड में हम पहुँचे तो उन लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। इंटरव्यू बोर्ड का व्यवहार हमारे प्रति बहुत ही सकारात्मक था और उन्होंने बहुत अच्छे से कि जब इन करने के बाद मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग सर, मैं आई कम इन सर, तो उन्होंने कहा कि हाँ आइए बैठिए। फिर उसके बाद सबसे पहले उनका सवाल था कैसे हैं आप, ठीक हैं ना। पहला सवाल कैसे हैं कि कैसे हैं आप। फिर बोले कि सर ठीक हैं, आप लोग कैसे। बोले कि मैं भी ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं। फिर वो सर का कहना था कि आप अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी किए हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं। तो इन दोनों प्रश्नों के बाद वो फिर जब देखे कि सामने वाला जो बंदा है वो रिलैक्स हो गया, उसके बाद उन लोगों का क्वेश्चन चालू हुआ। सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जब पूछे आपने जैसा बताया कि वो लोग पूछे कि अभी क्या कर रहे हैं, तो आप बताए होंगे कि हम ये इस जगह पे कार्यरत हैं, ये काम कर रहे हैं, तो फिर वो नहीं पूछेंगे कि इस करते हुए भी फिर आगे इस एपीओ के पद पर आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। हाँ, तो आपने क्या कहा उनको? उनका कहना था, जब वो पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि सर मैं बिहार सरकार की सेवा में हूँ। तो उनका ये कहना था कि जब आप ऑलरेडी थे तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। तो सर को मैंने बताया कि सर ये मेरा लॉ बेसिकली जो है तो उससे रिलेटेड वर्क नहीं था। तो बोले अच्छा ठीक है। तो मैं चाहता था कि जिस सब्जेक्ट से मैं लॉ ग्रेजुएट हुआ हूँ तो उसी में यदि कैरियर बनाता हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सोच बहुत अच्छी है। फिर लॉ से संबंधित जितने भी प्रश्न थे 18-19 सवाल हमसे किए गए। आखिरी सवाल क्या था? पहला तो आपने बता दिया कैसे हैं, अंतिम सवाल क्या था? अंतिम सवाल सर का यही था कि एडमिशन और कन्फेशन क्या है, एडमिशन कन्फेशन में क्या अंतर है, और कन्फेशन का जो भी 25, 26, 27, 28, 29 ये सारे सेक्शन हमसे वो पूछे और मैंने उन सबों का जवाब बहुत ही सहजता से दिया। और इंटरव्यू बोर्ड में जो भी लोग थे वो हमारे इंटरव्यू से संतुष्ट थे और मैं खुद संतुष्ट था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। और यही कारण है कि 100 नंबर का इंटरव्यू था, उसमें से 75 मार्क्स हमें दिए गए। आपको मिला? जी। तो सर थे, हलसी प्रखंड के लोग तो जानते होंगे सर को और अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि जिस तरह से ये प्रखंड में काम कर रहे थे, एक समूह को कैसे चलाया जाता है, प्रखंड में किस तरह से काम किया जाता है, और काम करने के बाद जो समय बचता था उसमें अपनी कड़ी मेहनत करके आज सफलता हासिल किए हैं। आज के दिनों में जो युवा यह बात का रोना रोते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं या हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो वैसे युवा के लिए सर प्रेरणा है। और आप जरूर सर की बातों को सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सर बता रहे थे कि 10 से 5 सरकारी जॉब में जो होता है वो कार्य करने का समय होता है और 5 बजे के बाद जो समय बचता था उसमें सर तैयारी करते थे और आज सफल हुए हैं। बाकी वीडियो देखकर आप अपना राय वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।